हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेक थ्रू डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसे कि इसके पहले भी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके सामने लेकर के आते रहे हैं, उसी सीक्वेंस में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं पॉलिटी से। और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब जो डेली किसी न किसी वजह से न्यूज़ में चलता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहती है। अभी रिसेंटली हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के वो कंप्लीट हुए हैं। तो इलेक्शन के टाइम पर या किसी स्टेट की असेंबली के इलेक्शन के टाइम पर अक्सर एक वर्ड हमें सुनाई देता है और जिसको कहा जाता है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में कहे तो दल बदल रोकथाम अधिनियम। दल बदल, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, दल को बदलना, यानी कि जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आम भाषा में जनरली इसे ही दल बदल कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मेंबर ने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बट अगर हम कानून की डेफिनेशन पर बात करें, कानून की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि दल बदल क्या होता है, तो पार्टी चेंज करने को ही दल बदल नहीं कहते। एक्चुअल में दल बदल जो वर्ड है वो हमें यूज़ करना होता है विनिंग कैंडिडेट के लिए। विनिंग कैंडिडेट मतलब ऐसा कोई लीडर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया। तो इलेक्शन जीतने के लिए उस पर्सन ने उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज़ करा, उसका सिंबल यूज़ किया, ठीक, उसके जो बड़े लीडर्स हैं उनके अच्छे कामों का क्रेडिट यूज़ करा। उस कैंडिडेट ने वहाँ के, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो वोट बैंक है उसको यूज़ करा। तो यानी एक कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो यानी कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहा है और जीत जाता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से वो जीता। तो जीतने के बाद उसकी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उसकी पार्टी के लिए होनी चाहिए। बट अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है, अगर कोई कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा और जीत गया, तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर, विनिंग कैंडिडेट के ऊपर। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गया, तो उसकी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, अपनी पार्टी के लिए होनी चाहिए। बट अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो जा सकता है, जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बट उसका जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा। पहला मीनिंग। दूसरा, अगर वो पॉलिटिकल कैंडिडेट दूसरी पार्टी में नहीं जाता है बट किसी दूसरी पार्टी के फेवर में वोटिंग करता है, विधानसभा में या लोकसभा में, अगर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता नहीं है बट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट करता है, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में वो आएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में दो पॉलिटिकल एक्टिविटी आती है। पहला कि एक विनिंग कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता। दूसरा, एक विनिंग कैंडिडेट दूसरी पार्टी के फेवर में वोट नहीं कर सकता। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब अब वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल नहीं रहा, और इस बिहाफ पर, इस कानून के दायरे के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, उसका पॉलिटिकल जो इलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल इलेक्शन हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है, तो वो एज ए मेंबर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, बट जो इलेक्शन जीत करके वो एमएलए या एमपी बना था वो सीट उसकी खाली हो जाएगी, वो सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये पॉलिटिकल जो शिफ्ट होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, उसको रोकने के पर्पज से बनाया गया था। अब सबसे पहली बात ये है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से नहीं था। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, शुरुआत से नहीं था, उसको बाद में बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के बाद जो था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया था, उसकी ज़रूरत बाद में महसूस की गई। तो जब इस तरह के कानून की देश में ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर इस कानून को बनाने के लिए क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट नंबर था 52
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में, ठीक है। राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके कामों में से एक, अच्छे कामों में से माना जाता है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 ऐड किया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 10th शेड्यूल है उसको जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची, और एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स थे उन सबको मेंशन किया गया। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 10 में। और दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाने के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था, किस ईयर में। तो 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985, जिसके थ्रू देश में 10th शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया कि एक पॉलिटिकल विनिंग कैंडिडेट दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, प्लस दूसरी पार्टी के फेवर में वोट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर करता है तो उसका इलेक्शन क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। बट जैसे कि हम जानते हैं जब एक कानून बनता है तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन कहने का मतलब है जहाँ पर वो कानून एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब ये कानून एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कहता है कि एक पॉलिटिकल कैंडिडेट इंडिविजुअली एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली जा सकता है, लेकिन कलेक्टिवली जा सकता है। ये एग्जांपल से समझाता हूं मैं। 2/3 का रूल होता है। मान लेते हैं कि कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है और उसके लोकसभा में 60 मेंबर जीते। एक कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी, उसके लोकसभा में 60 मेंबर जीते। अब इन 60 में से अगर 2/3 मेंबर, 2/3 कितने हो गए, 2/3 हो गए 40 मेंबर। इस 60 में से अगर 2/3 मेंबर किसी दूसरी वाई पॉलिटिकल पार्टी कह देते हैं, अगर इन 60 विनिंग कैंडिडेट में से 2/3 मेंबर किसी वाई पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तब उनका इलेक्शन इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कलेक्टिवली जरूर किया जा सकता है कि अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 विनिंग कैंडिडेट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कर सकते हैं, तब उनका इलेक्शन एज इट इज जैसा का पहले था वैसा ही क्या वैसा मेंटेन रहेगा। तो एक ये रूल एक्सेप्शन है हमारा। और एक दूसरा एक्सेप्शन क्या हुआ, दूसरा एक्सेप्शन हुआ स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे स्पीकर कहा जाता है, ठीक। तो लोकसभा का जो स्पीकर बनता है उसके लिए ये रूल है, क्योंकि स्पीकर को न्यूट्रल पर्सन की तरह काम करना है, न्यूट्रल पर्सन की तरह बिहेव करना है। तो जो स्पीकर है, जब वो स्पीकर अपॉइंट हो जाता है तो सबसे पहला काम उसको क्या करना होता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबरशिप है उसको छोड़ना होता है। ये रूल है कि जो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट होता है उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबरशिप है उसको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। वो एक इंडिपेंडेंट, एक निर्दलीय कैंडिडेट माना जाता है। तो ये दो रूल है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के, जिनको कहा जाता है एक्सेप्शन, कि जिस कंडीशन में वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंटी डिफेक्शन लॉ। उम्मीद करता हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में जो दुविधाएं होंगी इस वीडियो के माध्यम से आपको उनका समाधान जरूर मिलेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हम और लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।